जब भी कोर्ट कचहरी की बात होती है तो हमारे दिमाग में या तो सुप्रीम कोर्ट की वो बड़ी सी इमारत आती है या फिर फिल्मों का वो सीन, तारीख पे तारीख। हाँ बिल्कुल। लेकिन सच तो ये है कि भारत के 90% से ज्यादा लोगों का वास्ता इन दोनों से नहीं पड़ता। उनका वास्ता पड़ता है उस अदालत से जो उनके अपने शहर, अपने जिले में होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एकदम सही। और कमाल की बात यह है कि इस आम आदमी की अदालत की जो नींव है वो किसी सरकारी कानून में नहीं बल्कि सीधे सीधे भारत के संविधान में रखी गई है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब संविधान बनाने वालों ने ये पक्का किया कि न्याय के लिए किसी को दिल्ली या राज्यों की राजधानियों तक ना भागना पड़े। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इसी बुनियाद की गहराई में उतरने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिला अदालत को पावर कहाँ से मिलती है, ये काम कैसे करती है और क्यों ये भारत के लोकतंत्र की सबसे जरूरी कड़ियों में से एक है। तो देखिए, इसका जो ब्लूप्रिंट है वो है संविधान के अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक। 233 से 237। हाँ, इन 5 अनुच्छेदों में ही जिला स्तर की पूरी न्यायपालिका का ढांचा तय कर दिया गया है। इसमें मोटी-मोटी 3 बातें हैं। क्या हैं वो 3 बातें? एक, कि जिले के सबसे बड़े जज मतलब डिस्ट्रिक्ट जज, उनकी नियुक्ति कैसे होगी। 2, उनके नीचे जो अदालतें काम करेंगी उनका सिस्टम क्या होगा। और 3, इस पूरी मशीनरी पर नजर कौन रखेगा, कंट्रोल किसका होगा। ठीक है, तो जड़ें सीधे संविधान में हैं। अगर हम जिले के जुडिशियल सिस्टम को एक पिरामिड की तरह देखें तो इसके टॉप पर कौन बैठा है? उस पिरामिड के टॉप पर बैठे हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिन्हें हम आम भाषा में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कहते हैं। एक मिनट, यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात आती है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। डिस्ट्रिक्ट जज और सेशंस जज, क्या ये 2 अलग-अलग लोग हैं या मामला कुछ और है? ये भारतीय न्याय व्यवस्था की एक बहुत ही अनोखी और कारगर डिजाइन है। ये 2 अलग लोग नहीं हैं बल्कि एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति? हाँ, जब वो जज सिविल मामले यानी दीवानी मामले सुनते हैं। दीवानी मतलब जैसे जमीन जायदाद वाले? हाँ बिल्कुल, जमीन जायदाद का झगड़ा, पैसों का लेन देन, कोई कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, तब उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज या जिला न्यायाधीश कहा जाता है। अरे वाह। और जब वही जज उसी कुर्सी पर बैठकर गंभीर क्रिमिनल मामले यानी फौजदारी मामले सुनते हैं, जैसे कि हत्या या डकैती। हाँ, हत्या, डकैती, बलात्कार, तब उनका पदनाम बदलकर सेशंस जज या सत्र न्यायाधीश हो जाता है। मतलब कुर्सी वही, इंसान वही, बस फाइल बदली और जज का किरदार बदल गया। ये तो कमाल है। बिल्कुल। सोचिए, सुबह किसी के घर के बंटवारे का इमोशनल ड्रामा और दोपहर में एक मर्डर केस। खैर, आपने 2 शब्द इस्तेमाल किए, दीवानी और फौजदारी। चलिए इन दोनों रास्तों के फर्क को थोड़ा और साफ करते हैं। देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि फौजदारी या क्रिमिनल केस में जो अपराध होता है वो किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे समाज के खिलाफ माना जाता है। एकदम सही। इसीलिए आप देखेंगे कि मर्डर केस में केस पीड़ित का परिवार नहीं बल्कि सरकार लड़ती है। केस का नाम होता है स्टेट वर्सेस आरोपी। समझ गया। और दीवानी मामले? लोगों को लगता है ये सिर्फ जमीन के झगड़े हैं। नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। दीवानी या सिविल मामले 2 लोगों या 2 पार्टियों के बीच उनके निजी अधिकारों का मामला होता है। इसमें जमीन जायदाद तो है ही, लेकिन तलाक, बच्चों की कस्टडी, वसीयत के झगड़े। अच्छा, पारिवारिक मामले भी इसी में आते हैं? हाँ, और सारे कमर्शियल विवाद, जैसे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, किसी को पेमेंट नहीं मिली, ये सब दीवानी मामलों में आते हैं। एक मोटा नियम ये है कि अगर वो सीधे सीधे क्राइम नहीं है तो वो सिविल मामला है। ये बहुत काम का नियम है। अच्छा, फौजदारी मामलों में, खासकर सेशंस कोर्ट में, दांव पे बहुत कुछ लगा होता है। हम यहाँ जिंदगी और मौत की बात कर रहे हैं। तो एक सेशंस जज के पास कितनी ताकत होती है? क्या वो किसी को मौत की सजा दे सकते हैं? उनके पास ये शक्ति तो है, लेकिन वो अनियंत्रित नहीं है। और यहीं पर हमारे संविधान का एक बहुत शानदार सेफ्टी मैकेनिज्म काम करता है। सेफ्टी मैकेनिज्म? कैसा? एक सेशंस जज उम्र कैद से लेके मौत की सजा तक सुना सकता है, लेकिन जब भी कोई सेशंस कोर्ट किसी अपराधी को मौत की सजा सुनाता है तो उस सजा पर तब तक अमल नहीं किया जा सकता जब तक उस राज्य का हाई कोर्ट उस फैसले की पुष्टि ना कर दे। इसे कहते हैं कॉन्फर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस। ये अनिवार्य है। मतलब हर डेथ सेंटेंस वाला केस ऑटोमेटिकली हाई कोर्ट जाएगा ही जाएगा? हाँ, हर केस।
हाई कोर्ट उस केस की पूरी फाइल को दोबारा मंगवाता है, सारे सबूतों और गवाहों को फिर से परखता है। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि फैसला सही है, तभी वो उसे कंफर्म करता है, वरना वो सजा को बदल भी सकता है। ये तो एक बहुत जरूरी डबल चेक हुआ। बिल्कुल। ये सुनिश्चित करता है कि किसी की जान लेने का फैसला, जो कि अपरिवर्तनीय है, उसमें रत्ती भर भी गलती की गुंजाइश ना रहे। ये वाकई एक मजबूत सुरक्षा कवच है। अच्छा, अब जिला जज के पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, सिविल भी, क्रिमिनल भी, वो ये सब अकेले तो नहीं संभालते होंगे। जरूर कोई टीम होगी, कोई पूरा सिस्टम होगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जिला जज उस पिरामिड के टॉप पर हैं, पर वो पिरामिड कई और स्तरों से बना है। उनके नीचे अदालतों का एक पूरा नेटवर्क होता है। हाँ, जिन्हें हम मजिस्ट्रेट कोर्ट्स कहते हैं। हमारे स्रोतों में इसकी एक बड़ी अच्छी तुलना एक अस्पताल से की गई है। और वो तुलना एकदम सटीक बैठती है। आप इसे ऐसे समझिए कि जिले का पूरा कोर्ट सिस्टम एक बड़ा अस्पताल है। तो मजिस्ट्रेट एक तरह से इमरजेंसी रूम का डॉक्टर हुआ, जो पहले मरीज को देखता है और तय करता है कि मामला कितना सीरियस है। बिल्कुल। और सेशंस जज वो सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन है, जिन्हें सिर्फ सबसे क्रिटिकल ऑपरेशन के लिए बुलाया जाता है। और ज्यादातर मामले तो इमरजेंसी रूम में निपट जाते होंगे। 90% से ज्यादा। जिले में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यानी CJM और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी JMFC होते हैं। इनका काम है जमानत देना, शुरुआती सुनवाई करना और उन अपराधों में सजा सुनाना जिनमें 3 या 7 साल तक की सजा होती है। ये बहुत अहम काम है। इसी से जुड़ा एक सवाल है पुलिस और अदालत के रिश्ते का। मान लीजिए पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया, तो कोर्ट का रोल कब और कैसे शुरू होता है? ये रिश्ता FIR से शुरू होता है। पुलिस FIR के आधार पर जांच करती है और एक चार्जशीट तैयार करती है। जैसे ही ये चार्जशीट मजिस्ट्रेट के सामने पेश होती है, बस वहीं से पुलिस की पावर पर कोर्ट का कंट्रोल शुरू हो जाता है। मतलब पुलिस किसी को गिरफ्तार करके अपनी मर्जी से जब तक चाहे पूछताछ नहीं कर सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। कानून ये कहता है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए बाध्य है। सिर्फ 24 घंटे? हाँ, 1 मिनट भी ज्यादा वो अपनी हिरासत में नहीं रख सकते। फिर मजिस्ट्रेट तय करता है कि क्या पुलिस को और पूछताछ के लिए हिरासत की जरूरत है, जिसे पुलिस रिमांड कहते हैं, या आरोपी को जमानत दी जा सकती है, या फिर उसे जेल भेजा जाना चाहिए, जिसे जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। तो ये पुलिस की शक्ति पर एक बहुत जरूरी लगाम है। बिल्कुल। पुलिस अपनी मनमानी नहीं कर सकती, उसे अपने हर कदम का जवाब कोर्ट को देना पड़ता है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट पुलिस की शक्ति को बैलेंस करता है, लेकिन इन जिला अदालतों और मजिस्ट्रेट्स पर किसका कंट्रोल होता है? क्या वे पूरी तरह से आजाद हैं? यहाँ पर संविधान का बनाया एक और खूबसूरत संतुलन सामने आता है। संविधान का अनुच्छेद 235 आर्टिकल 235? हाँ, वो बहुत साफ कहता है कि जिला न्यायालय और उसके अधीन काम करने वाली सभी अदालतों पर उस राज्य के हाईकोर्ट का कंट्रोल होगा। लेकिन ये कंट्रोल कैसा है? क्या हाईकोर्ट का कोई जज डिस्ट्रिक्ट जज को फोन करके ये बता सकता है कि फलाने केस में क्या फैसला देना है? नहीं, कभी नहीं। और इसी बारीक फर्क को समझना बहुत जरूरी है। हाईकोर्ट का ये कंट्रोल प्रशासनिक है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, न्यायिक या जुडिशियल नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल? यस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जजों की पोस्टिंग कहाँ होगी, उनका प्रमोशन कब होगा, अगर कोई जज अनुशासनहीनता करता है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, ये सब फैसले हाईकोर्ट लेता है। लेकिन वो फैसले को प्रभावित नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। हाईकोर्ट किसी भी जज को ये निर्देश नहीं दे सकता कि किसी केस के तथ्यों और सबूतों के आधार पर क्या फैसला सुनाया जाए। वो फैसला जज की अपनी समझ और कानून की व्याख्या पर आधारित होता है। तो इसके पीछे सोच ये है कि जिला जज को लोकल दबाव, जैसे किसी नेता या बड़े अफसर के दबाव से बचाया जा सके। एकदम, यही संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता थी। अनुच्छेद 235 ये सुनिश्चित करता है कि जिला जज आजादी से काम कर सकें। उनका ट्रांसफर, प्रमोशन, सब कुछ हाईकोर्ट के हाथ में होता है, किसी नेता या मंत्री के नहीं। यही उनकी आजादी की सबसे बड़ी गारंटी है। वाह, एक तरफ न्यायिक आजादी और दूसरी तरफ प्रशासनिक जवाबदेही। इन सब बातों के बाद अब उस सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था। एक आम इंसान के लिए ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इतना जरूरी क्यों है? इसके 3 बहुत ही ठोस और जमीनी कारण हैं। पहला है सुलभता, यानी एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी, हाँ। देश के हर जिले में एक कोर्ट है। बिहार के किसी छोटे से गांव के आदमी को न्याय के लिए पटना या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। न्याय उसके दरवाजे के पास है। ये तो बहुत बड़ी बात है।
दूसरा कारण? दूसरा है किफायती होना, मतलब अफोर्डेबिलिटी। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना बहुत महंगा होता है। उसकी तुलना में जिला स्तर पर वकीलों की फीस और दूसरे खर्चे बहुत कम होते हैं। तो ये आम आदमी की पहुंच में रहता है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, कानूनी सहायता यानी लीगल एड। अगर किसी के पास वकील करने के पैसे नहीं हैं, तो जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है जो सरकार की तरफ से मुफ्त वकील मुहैया कराती है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक तरह से लोकतंत्र का सेफ्टी वाल्व है। मतलब कहीं भी कोई पावरफुल आदमी किसी आम इंसान को दबाने की कोशिश करे तो यही वो जगह जहां वो खड़ा हो सकता है। बिल्कुल, लाखों लोगों के लिए यही पहली और आखिरी अदालत है। ये वो संस्था है जो जमीनी स्तर पर कानून के राज को जिंदा रखती है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। हाँ। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो 4 मुख्य बातें क्या होंगी जो हमें याद रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से 4 बातें इस पूरे ढांचे का निचोड़ है। पहली, जिला अदालत की शक्ति का स्रोत सीधे संविधान है, अनुच्छेद 233 से 237। संविधान की नींव, ठीक है। दूसरी, एक ही जज दोहरी भूमिका निभाता है। सिविल मामलों में डिस्ट्रिक्ट जज और क्रिमिनल मामलों में सेशंस जज। दोहरी भूमिका, समझ गया। तीसरी, सेशंस जज मौत की सजा दे तो सकता है, लेकिन उस पे हाई कोर्ट की मोहर अनिवार्य है। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। और चौथी, जिला अदालतें न्यायिक रूप से आजाद हैं, लेकिन प्रशासनिक रूप से हाई कोर्ट के कंट्रोल में है। ये आजादी और जवाबदेही का परफेक्ट बैलेंस है। शक्ति का स्रोत, दोहरी भूमिका, सुरक्षा कवच और नियंत्रण का संतुलन एकदम साफ हो गया। हाँ, और इसी से जुड़ा एक सवाल देखते हैं जो अक्सर पूछा जाता है। सवाल है, डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति कौन करता है? ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है। विकल्प क्या होते हैं? मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या राष्ट्रपति। इसका सही जवाब है राज्यपाल। संविधान का अनुच्छेद 233 साफ कहता है कि डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट के परामर्श से की जाएगी। अच्छा, तो फैसला राज्यपाल का, लेकिन सलाह हाई कोर्ट की। बिल्कुल। न्याय की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी को इतनी बारीकी से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आज की बात खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। हमने बात की कि जिला अदालत न्याय को सुलभ यानी एक्सेसिबल बनाती है, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि इन अदालतों पर मुकदमों का इतना भारी बोझ है कि न्याय त्वरित यानी स्पीडी नहीं है। हाँ, ये तो सबसे बड़ी चुनौती है। तो सोचने वाली बात ये है, इस एक्सेसिबल जस्टिस को स्पीडी जस्टिस में बदलने के लिए जिला